अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या हमारे सिलेबस में है कि ऑसिलेशन होती क्या है, किस तरह की मोशन को ऑसिलेशन मोशन कहते हैं, और फिर ऑसिलेशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है। उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसकी एग्जांपल्स के बाद उसकी एनर्जीज की बात करेंगे, एनर्जी वेरिएशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। और फिर हम बात करेंगे कि जी जो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन में है आपकी फ्री ऑसिलेशन के बाद बाद फ्री ऑसिलेशन, और फिर हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंड साथ में एंड पे बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये इस पूरे चैप्टर में फोर्स ऑसिलेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस को। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि जी ऑसिलेशन होती क्या है। और जैसे आपने देखा, इससे पहले आप पढ़ते आए कि मोशन की अगर डिफरेंट टाइप्स देखें, एस फिजिक्स में हमने बात किया कि सबसे पहले हम बात करें तो लीनियर मोशन की हमने बात की कि लीनियर मोशन क्या होती है। आपको पता है लीनियर मोशन जो है वो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैस है और इसको आपने थोड़ा सा पुश दिया फोर्स, तो ये रोल करता हुआ इस सरफेस पे जा रहा है आगे को, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। फिर हमने इसी ए टू फिजिक्स के शुरू में हमने बात किया कि नॉन लीनियर मोशन में हमने एस में पहले बात की कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखा था कि जी अगर आपके पास लीनियर मोशन भी एक स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन इन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बात करें तो जी ये टू डायमेंशनल मोशन है अंडर ग्रेविटी। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से थ्रो किया तो ये मूव करता करता यहाँ पे इस पोजीशन पे आया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एट द सेम टाइम आप देखिए इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस भी कवर हो रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ओ से अगर पॉइंट यहाँ पे पहुंचता है तो आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस भी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अलोंग वाई एक्सिस भी इसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो टू डायमेंशनल मोशन है। और टू डायमेंशनल मोशन में आप हमने बात की थी कि यहाँ पे एक डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमारा यहाँ पे डिस्कस करना फोकस नहीं है। ठीक है। और फिर हमने बात की थी यहाँ पे ए टू के अंदर ही, ए टू फिजिक्स में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली आपने देखा था कि जी मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ जो होती है वो सर्कुलर मोशन है। ये एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट ए से गया और ये वापस दोबारा इस पॉइंट ए तक पहुंचा, तो ये एक पार्ट ऑफ एक सर्कल इसका पाथ बना, तो ये सर्कुलर मोशन है। या एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से सीधा गया और ये इस तरह टर्न किया, तो ये एक पार्ट ऑफ सर्कल बना। तो कंप्लीटली सर्कल पे या पार्ट ऑफ सर्कल भी हो सकता है, तो सर्कुलर मोशन की हमने बात की। फिर अब हम बात करने चले हैं जी इस चैप्टर में ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन क्या होती है और आप उसकी एग्जाम्पल क्या है, ये हम इस पे बात करते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जी फॉर एग्जाम्पल एक मैस सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग के साथ अगर ये मैस अटैच है, तो अगर आपको इसकी मीन पोजीशन यहाँ से आप इस पोजीशन से इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं
और इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये मैस ऐसे गया, ये इस पोजीशन से गुजरता हुआ ये वापस ऐसे आएगा। तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट दिस पॉइंट, आगे पीछे जा रहा है इस पॉइंट से और वापस रिपीट हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है एम, आप क्या करते हैं, ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है अपनी, और इसको इसी मैस को आप यहाँ से पुल करते हैं नीचे और पुल करके यहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये जो मोशन होगी, अब क्या होगा कि इस मैस को जैसे आप यहाँ से छोड़ देंगे तो यहाँ से ये मैस इन दो पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता जाएगा, इन दो फिक्स पोजीशन पे। ठीक है, तो अप एंड डाउन ऑसिलेट करता जाएगा ये मैस। अच्छा, उसके अलावा अब इसको डिफाइन करते हैं कि जी ऑसिलेशन है क्या। बेसिकली क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन, मोशन अबाउट a fixed point। अब फिक्स पॉइंट, यहाँ पे फिक्स पॉइंट से क्या मुराद है, ये देखिए इस एग्जांपल में ये आपका फिक्स पॉइंट है जिसके राउंड ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है इन दो पोजीशन के बीच में। ठीक है, इस केस में ये फिक्स पॉइंट है और ऑब्जेक्ट की अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के राउंड ऑसिलेट करता जा रहा है इस एग्जांपल में। ठीक है, ऐसे आया और फिर वापस गया। या हम कहते हैं कि पीरियोडिक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेशन, या मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल या उस फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। उस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन इसको कहा जाता है। और इसकी टर्मिनोलॉजीज पे मैं आऊँगा, उससे पहले मैं ऑसिलेशन की एग्जांपल कुछ आपको देता हूँ कि मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज होती हैं, उसमें हम आपको लेके आते हैं। अब इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो लेट्स से आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये दूसरी इंक्लाइंड प्लेन है, और दिस इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। और आप क्या करते हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ दिया इस पोजीशन से, और क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे रोल डाउन करेगा, रोल डाउन करके यहाँ से इसके ऊपर इस सरफेस की इस ऊपर जाएगा। तो लेट्स से ये इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंचा। अब देखिए कि यहाँ से फिर ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, तो इस तरह जो है ये फिर वापस आएगा और इधर रुकने के बजाय फिर इधर ऊपर जाएगा, और फिर इस तरह इन दो पोजीशन ए और बी के बीच में ऑब्जेक्ट अपने आप को ऑसिलेट करता जाएगा। ठीक है, इस केस में ये जो पोजीशन होगी ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कोई लॉसेस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहे, नीचे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, और सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट ए और बी पॉइंट्स को पहुंचता जाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सरफेस 100% फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती, और यहाँ पे जो हिट करेगा तो यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्रेन होती जाएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बी और ए से नीचे आता जाएगा और इवेंचुअली वो रुक जाएगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आपने ये देखी, दूसरा सिंपल पेंडुलम की मैंने एग्जांपल दी आपको, तीसरा इसकी हम ये देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये वो सिचुएशन है जो कैम्ब्रिज एग्जाम में मतलब आई हुई है। अगर आपने ये एक स्प्रिंग के साथ एक मैस आपने अटैच किया हुआ है, और ये ट्रॉली समझ लें, और इसके बाद ये दूसरा स्प्रिंग है। ठीक है, आप क्या करते हो कि इसको इस मैस को पुल करते हो इस तरफ। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड होगा। मतलब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर आप इस मैस को थोड़ा सा
राइट साइड पे मूव करते हो तो ये स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा और दूसरा स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग बच्चों कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ तक ये स्प्रिंग जो है इसको वापस पुल कर रहा होगा क्योंकि ये एक्सटेंडेड है और ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो ये इसमें भी फोर्स इस तरफ लग रही होगी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वापस आएगा, मेन पोजीशन पे आकर रुकेगा नहीं, फिर ये इस तरफ आएगा। तो इसकी जब इस पोजीशन में आ जाएगा, देखते हैं जब ये इधर आएगा तो फिर ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये स्प्रिंग जो है आपका एक्सटेंडेड होगा। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इन दोनों स्प्रिंग से राइट साइड पे लगेगी तो ये वापस आएगा। तो ये भी एक एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसकी फर्दर अगर आप एग्जांपल्स में आपको थोड़ी सी दिखा दूं कि अगर एक ये सरफेस है और ये इस पे एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ड्रॉप करते हो ऊपर से एक मैस m, ये मैस क्या होगा, अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा। ठीक है, और अगर हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं और यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा और इन दो पोजीशन पे ए और बी के बीच में ऑसिलेट करता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका होगा ये फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता जाएगा, ये भी एक एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन ही कहलाएगी। अगर और एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास किसी कंटेनर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकता है इन जनरल, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स से देयर इज अ वाटर, और इसमें आपने क्या किया है कि एक आपके पास कोई भी कंटेनर है और इसको आपने, इस कंटेनर को अब यहाँ पे ये रेस्ट पे है तो इसकी फोर्सेस पे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि इसी कंटेनर को आप थोड़ा सा नीचे पुश करते हैं तो ये नीचे इसकी पोजीशन लेट्स से मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह की पोजीशन में आ जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो है ये बिटवीन दीज टू पोजीशन, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये ऑसिलेट करता जाएगा अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इन सारी सिचुएशंस पे अगर आप देखें ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये ऑसिलेट करते जा रहे हैं, इनमें सब में एक चीज कॉमन आपको नजर आएगी कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स जो इन ऑब्जेक्ट्स को वापस मेन पोजीशन की तरफ लाती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। और इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रही है, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने क्या चाह रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगती है, उसको हम, जो उसको ऑसिलेशन करवाने पे मजबूर करती है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स इन सब ऑसिलेशन में आपको दिखेगी, और लेट्स से यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखना चाहें तो मैं नई डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि देखिए अगर आपके पास सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, ये इस पोजीशन पे आपने यहाँ पे लाया और इस पोजीशन पे आपने इसको यहाँ पे छोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, पहले फोर्सेस की बात करते हैं। एक तो जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे इसका वेट लग रहा है, ठीक है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। दूसरा इस स्ट्रिंग पे टेंशन है, जो आपको पता है कि पुलिंग फोर्स होती है, दैट इज ऑलवेज, जो हम टेंशन की बात करते हैं तो वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को पुल करती है, तो टेंशन की ये डायरेक्शन होगी। और हम बात करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे आपने थीटा डिफ्लेक्ट किया, तो अब देखें इस केस में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थीटा, अब देखें ये थीटा और ये थीटा सेम क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस आप अगर देखना चाहें तो ये लाइन और ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि इस
वेट को इस रेफरेंस लाइन के क्रॉस रिजॉल्व करूंगा, तो एक ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा। देखें ये वेट है और ये लाइन जो है दैट इज एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है। और दूसरा कंपोनेंट इसका जो है वो ऐसे है, दैट इज एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो एम जी साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ये इसको एम जी साइन थीटा कहेंगे। देखें ये फोर्स, और अगर हम रोटेशनल इफेक्ट को इग्नोर करते हैं तो ये दोनों फोर्सेस जो है आपकी इक्वलेंट, टेंशन जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। क्योंकि ये पार्ट ऑफ सर्कल भी है ये मोशन, तो इसलिए जो है वो पार्ट ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो उस केस में एक नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर यहाँ पे लगनी चाहिए। तो उस सूरत में टेंशन जो है वो एम जी कॉस थीटा से इक्वल होगी। लेकिन चूंकि हम इक्विलिब्रियम वर्टिकल इस लाइन पे इसका इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये वो फोर्स है एम जी साइन थीटा जो इस सूरत में रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही है। ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अब देखिए तो रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इस मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो अब जब ये इस साइड पे पहुंच जाएगा तो इधर अब देखें तो एम जी साइन थीटा फिर इस तरफ लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है। अब देख लें कि ये वेट है एम जी और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा के ऑपोजिट जो कंपोनेंट है वो एम जी कॉस साइन थीटा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और या आप यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हो। और ये कंपोनेंट जो है वो एम जी कॉज ऑफ थीटा, और टेंशन इस सूरत में इधर होगी। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रही है। ठीक है, एक फोर्स है जो इसको वापस ला रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा, तब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन थी, इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसका वेट है जो एम जी के बराबर है, और हम रेफरेंस इंक्लाइंड प्लेन पे रेफरेंस जो हम डायरेक्शन लेते हैं, आपका एक्स एक्सिस ये बना लेते हैं और वाई एक्सिस ये बना लेते हैं, जो आपने एस फिजिक्स में किया हुआ है। तो अगर मैं इस वेट को रिजॉल्व करूं तो मेरे पास ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होते हैं, ये भी हमने पहले बात की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए इसको, ये थीटा है, ये राइट एंगल है, तो ये आप देख लें 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये एम जी कॉस थीटा होगा, और ये जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा ये दैट इज एम जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को, अब देखें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस केस में इधर टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस एम जी कॉस थीटा के साथ बैलेंस होगी, तो आपका एम जी साइन थीटा जो है वो इस तरफ टूवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाता है तो आप देख लें कि इस सूरत में फोर्सेस को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो ये एम जी, और इसी फोर्स ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करें तो ये आपके पास है, ये आपको पता है कि ये थीटा है, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा, और ये जो है ये एम जी साइन थीटा। ठीक है, जब इन एग्जाम्पल को डिटेल में हम बताऊंगा तो फिर भी वहां पे बात होगी कि इसको हम कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो इन सारी फोर्सेस में, इन सारी एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है कि जी एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रही है। और इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कि जी फोर्स यहाँ पे किधर होगी, इस एग्जाम्पल में देखें जब इस पोजीशन में है, तो ये स्प्रिंग जो है आपका कंप्रेस्ड है, और आप जानते हो कि अगर कोई स्प्रिंग को आप
एक्सटेंड करते हो तो एक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पे लगती है जो इस डायरेक्शन में होती है। और अगर आप स्प्रिंग, ये स्प्रिंग था और इसको आपने कंप्रेस कर दिया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या है कि ये स्प्रिंग जो है आपका इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंटली इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो इधर लग रही है इस सूरत में, मीन पोजीशन पे। जब इधर आप आ जाते हो तो इधर आने से क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये देख लें, इसमें फोर्स, ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगी, ये एक्सटेंडेड है, इस पे फोर्स ये इधर लगेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगी। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर डिप करते हो, नीचे ले आते हो, तो क्या होता है कि पहले जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, वेट mg और दूसरी फोर्स है अपथ्रस्ट। ये भी आपने पढ़ा है कि अपथ्रस्ट कौन सी फोर्स होती है। तो अपथ्रस्ट जब लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी फ्लूइड के अंदर होता है, तो टॉप और बॉटम पे प्रेशर का फर्क होता है, तो इसलिए जो डेप्थ से प्रेशर का इंक्रीज आता है उसमें एक नेट एक फोर्स लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप थ्रस्ट का नाम लेते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाते हो तो अब थ्रस्ट इंक्रीज होती है, वेट उतना ही रहता है, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, इस सूरत में टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है अब थ्रस्ट कम होती रहती है, और फिर जैसे एक्सट्रीम पे पहुंचता है ऊपर वाले पे तो अब थ्रस्ट मिनिमम होती है, फिर नीचे फोर्स लगती है, तो इसलिए फोर्स जो है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगती रहती है। अच्छा, इन सारी एग्जांपल्स में आपने देखा कि जी ओसिलेशन परफॉर्म कब क्यों हो रही है, क्या उसकी वजह है कि जी एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, कुछ बेसिक टर्म्स हैं ओसिलेशन की जिनको हम समझे बगैर, डेफिनेशंस या टर्म्स के हैं जिनको हम समझे बगैर आगे नहीं जा सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आप देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट ओसिलेट कर रहा है बिटवीन दीज टू पोजीशन, ये एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, तो इस पोजीशन को जो सेंट्रल पोजीशन होती है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, और ये पोजीशन जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है जहां तक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा सकता है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। अब मैं आपको आइडेंटिफाई भी करा देता हूं कि जी ऊपर वाली एग्जांपल में मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन कहां पे थी। देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम के केस में बात करें, तो ये जो है ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे ये सेंटर में मीन पोजीशन, ये अपर एक्सट्रीम, ये लोअर एक्सट्रीम, और यहाँ पे आपके पास मीन पोजीशन। ठीक हो गया, इस एग्जांपल में ये आपके पास मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, सिमिलरली आप मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ऑसिलेटिंग बॉडी की आप बता सकते हो कि कहाँ पे मीन पोजीशन है, कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा था, इसी एग्जांपल में हम बात करते हैं कि जी आपने लेट्स से आपके पास स्प्रिंग के साथ एसोसिएटेड बॉडी थी, और मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, और ये इसकी मीन पोजीशन थी, और ये इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब पहले ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे रखा हुआ था, अगर हमने उसकी एग्जांपल देखें तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को पुल किया और पुल करके इस पॉइंट से छोड़ा, तो फिर क्या हुआ, ये वापस आएगा, वापस आके फिर मीन पोजीशन से गुजर के ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो ये यहाँ पे पहुंच गया।
तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और मीन पोजीशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है जी आपका एम्पलीट्यूड। क्या चीज होती है एम्पलीट्यूड? बेसिकली किसको कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैंने आपको पहले बोला है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो होगा वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इस एग्जांपल में अगर डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे 0 है, ये मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के रेफरेंस से हम बात करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट उसका लेट्स सपोज ये 2 सेंटीमीटर है। राइट साइड को अगर हम बात कर लेते हैं कि जी डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे पॉजिटिव है इस पॉइंट से, तो अब 2 सेंटीमीटर। थोड़ी देर बाद अब क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया, 2 से थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वो एम्पलीट्यूड है। लेट्स से ये ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस एग्जाम्पल में एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर कहलाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, मतलब इस जगह से वापसी पे यहाँ पे पहुंचा तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव ही लेकिन कम हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचा डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचा डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, यहाँ पे पहुंचा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट इधर से इधर निकला राइट लेफ्ट साइड पे तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप देखें ये वेक्टर साइन बदल गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट माइनस हो गया, फिर नेगेटिव साइड पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, यहाँ पे जो है वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन है नेगेटिव ही डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन, यहाँ पे पहुंच के डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिर मैक्सिमम, फिर ऑब्जेक्ट जब इधर से वापस इस तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है और मीन पोजीशन पे आकर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसके लिए जो सिंबल यहाँ पे यूज होगा वो x0 यूज होगा आगे सारी इक्वेशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होगा, एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कितना दूर जाके डिस्प्लेस किया है। दूसरी इसमें बात आएगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज है, इसको कैपिटल T से शो करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये होती है टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ने बोल दिया वन ऑसिलेशन और ऑसिलेशन का मतलब बताया नहीं है, तो बता देते हैं, परेशानी की क्या बात है। टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मसलन वन ऑसिलेशन क्या है, देखिए इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट जो है आपका इस पॉइंट पे था और आपने यहां से इसने स्टार्ट किया, लेट्स से ये इधर गया मीन पोजीशन पे पहुंचा, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर वापस आया मीन से गुजर के, फिर इसी जगह तक वापस आया, तो ये वन ऑसिलेशन। मसलन वन ऑसिलेशन को कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अगर इस एक्सट्रीम से गया, ये दूसरी एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर वापस आके इसी एक्सट्रीम पे पहुंचा, तो ये दिस इज वन ऑसिलेशन। या अगर आपने कहा जी मीन पोजीशन से आप देखना शुरू किया, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इस एक्सट्रीम पे गया लेफ्ट एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर राइट एक्सट्रीम पे, और फिर दोबारा जो है वो मीन पोजीशन पे आ गया, तो दिस इज नोन एज वन ऑसिलेशन। जहां से आप चलेंगे एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, वन साइकिल इसको कहेंगे, वन साइकिल ऑफ दिस ऑसिलेशन या वन ऑसिलेशन कहेंगे, और इसका जो वक्त लगता है उस वक्त को हम टाइम पीरियड कहते हैं। या एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सिंपल प्रिंसिपल है। आपने इसको
इस एक्सट्रीम पोजीशन से लाके छोड़ा, क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया मीन और फिर अदर एक्सट्रीम पे गया और फिर वापस जब आएगा इसी पॉइंट पे, तो इसको हम कहते हैं ये वन साइकिल या वन ऑसिलेशन होगी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक हो गया जी। अगर आपने मीन से शुरू किया है, यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से टाइम नोट करते, तो ये इधर जाके इस एक्सट्रीम से फिर वापस आया, तो दिस इज वन oscillation, और time to take one oscillation is known as time period, और टाइम पीरियड की जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी, ऐसा यूनिट, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। अच्छा, इसमें एक बात आपको बताता चलूं कि लेट्स से इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लेट्स से आपका टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकंड हम मान लेते हैं, ठीक है। 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, तो ये एक मिसाल दे रहा हूं, यहां से इधर आते हुए इस जगह तक ये 2 सेकंड लेगा, ये वापस आते हुए फिर 2 सेकंड लेगा, और इसका मतलब अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक जाते हुए टाइम 4 सेकंड लेगा, और एक्सट्रीम से मीन तक जाते हुए टाइम कितना होगा, 1 सेकंड। शाबाश, अच्छा सोच रहे थे आप। टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के बाद अगली बात आती है फ्रीक्वेंसी की। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज ख़त्म कर देंगे, तो फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स, या इसको आप कह दे ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या इन 1 सेकेंड, एक ही बात है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये एफ से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। मसलन एक ऑब्जेक्ट अगर आपकी 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन करता है, 5 साइकिल कंप्लीट करता है एक ऑसिलेशन में, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर 1 सेकेंड में इस तरह की 5 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स होगी। और यूनिट क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी की, एसआई यूनिट्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो हर्ट्स होती है, इस एच जेड से शो करते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशनशिप है, ये आपने पहले भी, आपको आइडिया होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ही कम होगी। सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि एक साइकिल को अगर कंप्लीट करने के लिए वक्त ज़्यादा दरकार है, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कम होंगी, ठीक है। इसलिए इस लिहाज से अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट एसआई बेस यूनिट की फॉर्म में लिखें, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हर्ट्स इन टर्म्स ऑफ एसआई बेस यूनिट, टाइम की यूनिट सेकंड है, ये ऊपर जाके तो सेकंड इनवर्स होगी, ठीक है। मसलन अगर एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट 20 साइकिल्स कंप्लीट करेगा इन 1 सेकेंड। 20 साइकिल्स कंप्लीट करेगा इन 1 सेकेंड। तो आप टाइम पीरियड निकालना चाहो कि एक साइकिल का कितना टाइम है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज 1/20, ठीक है, सेकेंड। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता दिया, एम्पलीट्यूड का आपको बता दिया। उसके बाद जो है इसमें एक और डेफिनेशन होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई एम सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा। और इसका ओमेगा बेसिकली जो होती है वो किस तरह रिलेटेड होती है दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। और इसका ये फ्रीक्वेंसी है एंड दैट इज रिलेटेड बाय 2 पाई बाई टी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेटेड है, दैट इज ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। सो इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका हम कहते हैं रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, क्योंकि एंगल की बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी से भी इसको लिंक कर सकते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, टाइम का यूनिट सेकेंड। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी की यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि जी मैंने आपको इस लेक्चर में टाइम पीरियड का बता दिया, ऑसिलेशन टाइम पीरियड के बाद मैंने आपको एम्पलीट्यूड की बात की, फ्रीक्वेंसी की बात की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात की, काजेज ऑफ ऑसिलेशन की बात की, एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशन की बात की कि जी ऑसिलेशन में क्या क्या चीज़ ऑसिलेट करवाती है। और शुरू में हमने टाइप्स ऑफ मोशन को थोड़ा सा डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कि जी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन है उसकी हम बात करेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।